गुजरात के गांधीनगर से ये बड़ी खबर आपको दे दें। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। भूपेंद्र पटेल ने अपने पास कई मंत्रालयों का जिम्मा रखा है। इसमें राजस्व और गृह विभाग शामिल है। वहीं गृह राज्य मंत्री का प्रभार हर्ष संघवी को दिया गया है। कैबिनेट बंटवारे में ऋषिकेश पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और संसदीय कार्य मिला है। इसके अलावा कन्हूभाई देसाई को वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग दिया गया है। राघव जी पटेल को कृषि, पशुपालन, ग्राम गृह निर्माण और ग्राम विकास मिला है, जबकि जगदीश पंचाल विश्वकर्मा को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। गुजरात में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सिविल सप्लाई, पीडब्ल्यूडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे कई मंत्रालय अपने पास रखे हैं, तो वहीं कन्हूभाई देसाई को वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग दिया गया है। ऋषिकेश पटेल को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा मिला है। राघव जी पटेल को कृषि, पशुपालन, मवेशी प्रजनन, मत्स्य पालन, ग्राम आवास विभाग मिला है, जबकि बलवंत सिंह राजपूत को उद्योग, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, श्रम और रोजगार विभाग मिला है। इधर कुंवर बावलिया को जल संसाधन और जल आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण का जिम्मा मिला है। मोलूभाई बेरा को पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियां, वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। भानुबेन बावरिया को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परसोत्तम भाई सोलंकी को मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं हर्ष संघवी को गृह और पुलिस आवास विभाग के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब के तरन तारण में हुए हमले में इस्तेमाल आरपीजी लॉन्चर को पुलिस और एनआईए ने बरामद कर लिया। बीते 10 दिसंबर को वहां के पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था, जिसमें रूस में बने हुए आरपीजी लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 3 आरपीजी लॉन्चर आतंकियों ने पंजाब भिजवाए, जिनमें 2 लॉन्चर अब भी वहां मौजूद स्लीपर सेल के पास हैं, जिनकी तलाश पंजाब पुलिस कर रही है, ताकि आने वाले समय में आतंकी इस तरह के हमले को अंजाम न दे सकें। उधर इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को हराकर 3 मैचों की इस सीरीज पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट 74 रन से जीता था और दूसरे टेस्ट में उसने पाकिस्तान को 26 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने चौथी पारी में उसे 355 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में मेजबान टीम 328 रन ही बना सकी और इसी के साथ इंग्लैंड ने 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां एलजी विनय कुमार सक्सेना ने व्यापार एवं कर विभाग के 28 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। पिछले 5 से 7 साल से दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग में ये सभी अधिकारी कार्य कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक विभाग के काम में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपराज्यपाल ने सभी अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश दिया है। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में से कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिनकी बार बार इसी विभाग में पोस्टिंग हो रही थी। खबर है कि आतंकी संगठन आईएस खुरासान प्रोविंस के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटी है। आईएस खुरासान प्रोविंस को आतंकी संगठन आईएसआईएस का सबसे खतरनाक गुट माना जाता है और इसकी दक्षिण और मध्य एशिया में अच्छी पकड़ है। और इसने जैसे ही आईएसआईएस के नए मुखिया अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को समर्थन दिया, भारत के लिए आतंक के खतरे की एक और घंटी बज गई, क्योंकि आईएस खुरासान प्रोविंस के समर्थन देने का सीधा फायदा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उठाने की कोशिश शुरू कर दी। खबर है कि इसके लिए आईएसआई ने जहां एक तरफ आईएस खुरासान प्रोविंस को भारत में फिर से संगठित करने की तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ आईएस खुरासान प्रोविंस को दूसरे आतंकी संगठनों के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। आईएसआईएस का नियम है कि उसके नए मुखिया को सभी गुटों का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद ये माना जाता है कि आईएसआईएस के नए मुखिया को उसके सभी गुटों से सपोर्ट मिल गया है। अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को अब तक आईएसआईएस के सभी गुट समर्थन दे चुके थे, सिर्फ आईएस खुरासान प्रोविंस को छोड़कर। पिछले हफ्ते आईएस खुरासान प्रोविंस ने भी आईएसआईएस के नए मुखिया को समर्थन दे दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम शुरू कर दिया है। असम के हैलाकांडी से ये बड़ी खबर, जहां 2 संगठनों के 1179 ब्रू उग्रवादियों ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ बराक वैली और ब्रू रेवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ यूनियन से जुड़े उग्रवादियों ने 18 AK राइफल, M16 राइफल समेत 350 हथियार और 400 से ज्यादा कारतूस भी सौंपे हैं। दोनों संगठन ज्यादातर असम मिजोरम सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय थे।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 4 लोग घायल हो गए। मारपीट की तस्वीरें टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ नजर आया कि टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने आपस में झगड़ा किया। इस दौरान कुछ और लोग भी आ गए। ये लोग भी दूसरों से मारपीट करने लगे। इस दौरान एक आदमी ने बेल्ट निकाल ली और वो दूसरों पर बेल्ट चलाने लगा। मारपीट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा की थी। बताया गया कि पास ही के गांव से एक बारात सहारनपुर जा रही थी। इस बारात में शामिल करीब 15 गाड़ियां जब टोल प्लाजा पर पहुंची तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनसे टोल देने की मांग की। आरोप है कि इसके बाद बाराती टोल कर्मचारियों से भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। घटना में 4 टोल कर्मचारी घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल टोल मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा। जिन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया उनका आरोप है कि 12 साल पहले उन्हें डराकर मुसलमान बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी का फैसला कर लिया। 12 साल पहले मुसलमान बने 80 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म में वापसी के लिए सभी लोग रामपुर से मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने हवन पूजन कर हिंदू धर्म में वापसी की। आरोप है कि आजम खां के गुर्गों ने इन लोगों को डराकर और लालच देकर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया था। आजम खां के गुंडे इन लोगों के बीच में जाते और कहते कि ये मुसलमान बन जाओ। मुसलमान से वापस हिंदू बने लोगों ने आजम खां पर उनकी जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुएं में गिरे तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को बचाया। वन विभाग के पिंजरे में कैद तेंदुए का ये बच्चा अब सुरक्षित है। इसे वन विभाग की टीम ने लोगों की मदद से बचा लिया। कसरावद इलाके के खेत में बने कुएं में तेंदुए का बच्चा गिर गया था। सुबह जब गांव के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कुएं में टोकरी लटकाई, जिस पर तेंदुए का बच्चा बैठ गया। लोगों ने उसे कुछ ऊपर खींचकर बांध दिया। गांव के लोग उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस बीच सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन विभाग ने गांव के लोगों और स्वयं सेवी संस्था की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। धीरे धीरे टोकरी को ऊपर लाया गया, फिर तेंदुए के बच्चे को जाल में फंसाकर बाहर निकाला गया। इस दौरान उसे शांत रखने की कोशिश भी की गई। वन विभाग की टीम ने उसे काफी मुश्किल से पिंजरे में बंद किया और सुरक्षित जगह ले गई। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में नई सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत हो गई। वहां पिछले हफ्ते पेड्रो कास्टिल्लो को राष्ट्रपति पद से हटाकर नई सरकार बनाई गई थी, लेकिन तभी से वहां जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरू की राजधानी लीमा में पेड्रो कास्टिल्लो के सैकड़ों समर्थक जमकर हंगामा करते दिखाई दिए, जिसके बाद उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आंसू गैस के गोले दागे जाने से प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर लगे बैरिकेड तोड़ दिए और सड़कों को जैम कर दिया। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने एक एयरपोर्ट में भी तोड़फोड़ की। असल में जुलाई 2021 में पेड्रो कास्टिल्लो पेरू के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन बीते 7 दिसंबर को उन्हें पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद वहां नई सरकार बनी और इसी बात से नाराज पेड्रो के समर्थक उनकी रिहाई और दोबारा चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने 4 पेट्रोल पंप पर लूट की। ये लोग करीब 1.25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि एक सफेद रंग की कार में 4 बदमाश एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। इनके हाथों में हथियार देखकर लोगों में दहशत फैल गई। ये पहले एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन के पास पहुंचे और उस पर पिस्तौल तान दी। यहां से पैसे लूटने के बाद बदमाश दूसरे पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां ये लोग सीधे दफ्तर में घुस आए। बदमाशों ने पिस्तौल के जरिए लोगों को धमकाया और ऑफिस का सामान इधर उधर फेंकने लगे। बताया गया कि ये लोग एक के बाद एक 4 पेट्रोल पंप पर पहुंचे और कुल 1,27,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। 4 कल्प्रिट्स अज्ञात आए और पिस्टल पॉइंट पर नदी जो 4 पेट्रोल पंप है इनके ऊपर गैस छीन करके ले गए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुई इस लूट से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 4 दिनों का खाड़ी देशों का दौरा अमेरिका के लिए बड़े खतरे की घंटी बन गया। शी जिनपिंग की यात्रा के जरिए चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि खाड़ी देशों में जो हैसियत पहले अमेरिका की थी वो अब चीन की है। मतलब ये कि खाड़ी देशों में चीन ने अपना दबदबा पूरी दुनिया को दिखा दिया। शी जिनपिंग ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ कई अहम समझौतों पर मोहर लगा दी। खाड़ी देशों में सऊदी अरब को सुन्नी देशों के लीडर का दर्जा हासिल है। ऊपर से चीन और सऊदी अरब के रिश्तों की डोर कच्चा तेल भी है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर।
सऊदी अरब में शी जिनपिंग का भव्य स्वागत हुआ। इतना भव्य स्वागत चीन के किसी नेता का सऊदी अरब में पहले कभी नहीं हुआ था। स्वागत के वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुए, लेकिन भव्य स्वागत के वीडियो ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यहां तक कि बाइडेन तो लगातार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का आरोप लगाते रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब भी भड़क गया। यूक्रेन जंग के बाद से ही सऊदी अरब कच्चे तेल के खेल में रूस का सहयोगी बना हुआ। अमेरिका के मिन्नतें करने के बाद भी सऊदी अरब ने कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला नहीं लिया। यही गुहार लेकर बाइडेन सऊदी अरब तक चले गए, लेकिन ना तो उन्हें वहां भव्य स्वागत मिला और ना ही प्रिंस ने उनकी बात मानी। और अब सऊदी अरब और अमेरिका की इसी तनातनी का फायदा चीन ने उठाया। खबर तो यहां तक है कि दोनों देशों के बीच का कारोबार डॉलर की बजाय युआन में करने पर भी बात चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को कूटनीतिक ही नहीं, आर्थिक झटका भी लगेगा। माना जा रहा है कि चीन का पश्चिम एशिया में बढ़ता कद अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के सहयोगियों की भी टेंशन बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। पार्टी के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। कौशाम्बी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच बाजार हुई इस मारपीट में कुछ लोग तो डंडे से दूसरों पर हमला करते नजर आए, जबकि दूसरे लोग बीच बचाव करते और विवाद को शांत कराते हुए नजर आए। कौशाम्बी में कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बाईपास से शुरू होकर भरवारी रेलवे फाटक के पास पहुंची। इस दौरान पार्टी के दो गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच मुख्य अतिथि के साथ चलने को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। कार्यकर्ताओं ने बीच बाजार एक दूसरे के साथ मारपीट की। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। दो कार्यकर्ता मुख्य अतिथि के साथ चलने को लेकर आपस में भिड़ गए। वहाँ उन्होंने वाद विवाद और मारपीट की है, जिस पर पुलिस मौके पे गई और तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार करके थाने लाई है। फिलहाल दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। उधर पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के पिता की सुरक्षा में तैनात दो सुरक्षा कर्मियों के बीच गोलीबारी हुई। दोनों मूसेवाला के पिता के साथ एक शादी समारोह में गए हुए थे, लेकिन तभी उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि एक सुरक्षा कर्मी ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद गोली लगने से वो घायल हो गया। गनीमत ये रही कि उसे समय से अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 साल से फरार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बेटा घर लौट आया। गिरफ्तारी से बचने के लिए शहबाज शरीफ का बेटा लंबे वक्त से लंदन में रह रहा था, लेकिन अपने पिता के प्रधानमंत्री बनने के कुछ वक्त बाद ही वो पाकिस्तान लौट आया। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, जिसके बाद वो लंदन से पाकिस्तान लौट आया। इस बीच जम्मू कश्मीर के सोपोर से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों को बम रखे होने की जानकारी मिली और बम को नष्ट करने के लिए बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। सुरक्षा बल ने ये आईडी बरामद की और आईडी को डिफ्यूज किया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर से ये बड़ी खबर, जहां आतंकियों की साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों को जैसे ही बम के रखे होने की जानकारी मिली, तुरंत बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से ये बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि सोपोर में बम है और उसके बाद तुरंत ही बम स्क्वाड टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई। आईडी को बरामद करके तुरंत ही उसे डिफ्यूज कर दिया गया और इसी तरीके से एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। इधर अभिनेता शाहरुख खान ने जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। उन्होंने मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका और प्रार्थना की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें शाहरुख खान वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हुए नजर आए और वहां वो सुरक्षा कर्मियों से घिरे दिखे। शाहरुख खान की फिल्म पठान अगले महीने जनवरी में रिलीज हो रही है। राजस्थान के कोटा में एक हॉस्टल में 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। एक ही दिन में तीनों छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया। कोटा के तलवंडी इलाके में एक हॉस्टल में एक ही दिन में 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि एक छात्र ने जहर खाकर जान दी, जबकि 2 अन्य छात्रों ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये दोनों ही छात्र बिहार के रहने वाले थे। ये लोग यहाँ रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। एक ही दिन में 3 छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया। कई अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और छात्रों के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है।
उधर मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने से एयरपोर्ट और हाईवे को बंद करना पड़ा, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि आसमान में काफी ऊंचाई तक धुएं के गुबार का कब्जा हो गया है। यही वजह है कि ग्वाटेमाला के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। यही नहीं, एक हाईवे के साथ कुछ सड़कों को भी बंद किया गया। ज्वालामुखी से लगातार लावा और धुआं निकलने से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जानकारी के मुताबिक धुएं का गुबार आसमान में 2 किलोमीटर तक छाया हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की सतर्कता से एक बुजुर्ग आदमी की जान बच गई। महिला सब इंस्पेक्टर उनके लिए देवदूत बनकर आई और उनकी जान बचाई। बुजुर्ग आदमी को सीपीआर देकर उनकी जान बचाती ये है सब इंस्पेक्टर सोनम पराशर। उनकी कोशिश रंग लाई और बेहोश पड़े बुजुर्ग आदमी की धड़कन लौट आई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। ग्वालियर में रोज की तरह एसआई सोनम पराशर ड्यूटी कर रही थी। इसी दौरान उन्हें किसी बुजुर्ग के बेहोश पड़े होने की जानकारी मिली। वो फौरन मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को सीपीआर देना शुरू किया। उनकी हालत सुधरते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैंने तुरंत वहां जाके देखा तो वो अंकल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो उनको साइड में लिटा के उनको सीपीआर की मदद से उनको थोड़ा होश में लाया गया। फिर हमने अपनी एफआरवी गोले के मंदिर से बुलाई और उनको हम अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पुलिसकर्मियों को किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सीपीआर देना भी शामिल है। इससे हार्ट अटैक के दौरान पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। इधर पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पुलिस ने बमों की बड़ी खेप को नष्ट कर दिया। वहां पुलिस ने 35 बम बरामद किए थे, जिन्हें खेत में ले जाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस को जैसे ही बमों के बारे में जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंच गई और वहां अलग अलग डिब्बों में रखे गए 35 बमों को बरामद कर लिया। रात को बमों को बरामद करने के बाद सुबह पुलिस ने उन्हें नष्ट करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया, जिसके बाद सबसे पहले बमों को एक सुनसान खेत में ले जाया गया। फिर जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें उसमें डालकर नष्ट कर दिया गया। झारखंड के बोकारो में एक घर में अचानक आग लग गई। आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घर में लगी आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दी। पूरा घर आग की लपटों से घिरा नजर आया। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद हालात ऐसे हो गए कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आग से वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्द ही उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसलिए घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया। घर के अंदर जाने के लिए दमकल कर्मियों को सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। तब जाकर भारी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। उधर पहली बार चांद की सैर पर ले जाए जा रहे दुनिया के 10 कलाकारों की टीम में टीवी सीरियल बालवीर में काम करने वाले एक्टर देव जोशी भी चुने गए। जापान के एक अरबपति डियर मून नाम के इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं और अगले साल अपने साथ 10 कलाकारों को लेकर एक हफ्ते के चांद के सफर पर निकलेंगे। जापान के अरबपति युसाकु मैजावा ने 2018 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के एक रॉकेट की सभी सीटें बुक करा ली थी। फिर उन्होंने दुनिया के कुछ ऐसे हुनरमंद लोगों की तलाश शुरू की जो कि उनके साथ चांद पर जाएं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, आयरलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे लगभग 250 देशों से 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। आखिरकार 10 कलाकारों को चुना गया, जिनमें देव जोशी भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इस बीच ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले एक और प्रदर्शनकारी को फांसी दे दी गई। ये दावा वहां के मीडिया ने किया। पिछले ही हफ्ते वहां की सरकार ने आंदोलन में शामिल एक शख्स को फांसी की सजा दी थी, जिसके कुछ दिन बाद फिर वही हुआ और ईरान में हिजाब आंदोलन का हिस्सा बने एक और कैदी को सूली पर लटका दिया गया। ईरान की मोरालिटी पुलिस पर हजारों प्रदर्शनकारियों को जेल में डालने का आरोप लगा और वहां के मीडिया ने दावा किया कि अब तक करीब 11 लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिनमें माजिद रिजा नाम का वो शख्स भी शामिल है जिसे कुछ दिन पहले फांसी देने की खबर है। ईरान की सरकार के विरोधियों का तो ये कहना है कि प्रदर्शन के दौरान मोरालिटी पुलिस ने 450 लोगों की जान ली, क्योंकि वो हिजाब का विरोध करने वाली महसा अमीनी की मौत से गुस्से में थे। महसा अमीनी की मौत पुलिस की हिरासत में हुई थी, जिसके बाद ईरान हिजाब आंदोलन की आग में जल उठा। वहां हिजाब पहनने से जुड़े कानून का पालन करवाने वाली मोरालिटी पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के दमन का आरोप लगा और कहा गया कि ईरान में हर उस आवाज को क्रूरता से दबाया गया जो हिजाब के विरोध में उठी। खुद संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान में 14,000 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए, जिनमें कलाकार, अभिनेता और कई समाज सेवी शामिल हैं, क्योंकि ईरान की सरकार हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन को प्रदर्शन नहीं बल्कि दंगा मानती है और इसीलिए वहां की सरकार के विरोधियों को डर लग रहा है और वो खुलेआम कह रहे हैं कि जेल में बंद कई कैदियों पर फांसी का खतरा मंडरा रहा है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हाईवे पर एक कार आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। घटना दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे की है। चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद कार धू-धू कर जलने लगी। कार से कई फीट ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कार से निकले काले धुएं से आसमान में गुबार छा गया। कुछ लोग कार में लगी आग का वीडियो बनाते नजर आए। कार सवार सभी लोगों ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में लगी आग को देखकर हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। उत्तराखंड के रामनगर में सड़क किनारे एक कोबरा गुनगुनी धूप का आनंद लेते दिखाई दिया, जिसे देख उस रोड पर चल रहे गाड़ियों के ब्रेक लग गए। सड़क किनारे धूप का आनंद लेते कोबरा को देख राहगीरों के होश फाख्ता हो गए। काफी देर तक कोबरा बिना डरे सड़क किनारे डटा रहा और गुनगुनी धूप का आनंद लेता रहा। हालांकि इस दौरान दोनों तरफ लोगों ने अपने वाहन रोक दिए और उसे देखने लगे। राहगीरों को भी डर लग रहा था कि कहीं कोबरा उन पर हमला न कर दे। वो आपस में एक दूसरे से कोबरा के बारे में जिक्र करते दिखाई दिए। किसी राहगीर ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लखीमपुर हिंसा केस के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। आशीष मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से पूछा कि आखिर इस केस में ट्रायल कब तक पूरा हो जाएगा और आरोपी को बिना जमानत के कब तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी ब्लू टिक सेवा फिर से शुरू कर दी। ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ब्लू टिक की सर्विस मुफ्त में नहीं मिलेगी। इसलिए इस बार कंपनी ने साफ कर दिया कि जिस किसी को भी अपने ट्विटर अकाउंट में ब्लू टिक चाहिए उसे $8 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब $650 हर महीने चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, आईफोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ब्लू टिक के लिए $11 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब $900 चुकाने होंगे। इस बीच देहरादून में एक घर के अंदर बनी मजार को लेकर हंगामा हो गया। यह मजार एक हिंदू परिवार ने अपने घर के अंदर बना रखी है, जहां इसकी पूजा भी की जाती है। जिसकी जानकारी मिलते ही भैरव सेना नाम के हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग उस घर में घुस गए और जमकर हंगामा मचाया। वहीं काफी देर तक दोनों पक्षों में बहस होती रही। ये हिंदू लोग हैं और इन्होंने ये मजार बना रखी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक मोबाइल शॉप पर चोर ने बड़ी ही सफाई से कीमती मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद मोबाइल शॉप के मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है। वहां एक मोबाइल शॉप में कई ग्राहक मोबाइल देखते नजर आए। एक चोर मोबाइल देखने आया और साथ में एक मोबाइल का डेमो भी लेकर आया। जब दुकानदार उसे मोबाइल दिखा रहा था, तभी चोर ने बड़ी चालाकी से नकली मोबाइल को डिब्बे में रखकर असली मोबाइल जेब में रख लिया। जब दुकानदार को शक हुआ तो उसने चोर की तलाशी ली और मोबाइल उसकी जेब में मिला। फिर क्या था, दुकानदार ने उसे कई थप्पड़ जड़ दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बार फिर जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। सीमा विवाद के कारण वहां घंटों तक गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों देशों के कई लोगों की मौत की खबर है और मरने वालों में कई आम नागरिक भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में सत्ता की बागडोर तालिबान के हाथ में आने के बाद ऐसी गोलीबारी पहली बार हुई है। सीमा पर सेनाओं के टकराव का यह सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है। पिछले महीने भी दोनों तरफ से गोलीबारी की घटना हुई थी। खबर है कि इस बार विवाद तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान की सेना के चेक पोस्ट बनाने पर पाकिस्तान भड़क गया। क्योंकि अफगानिस्तान दावा कर रहा था कि वो अपनी सीमा में चेक पोस्ट बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर भड़क गया। विवाद छिड़ते ही गोलीबारी भी शुरू हो गई। अफगानिस्तान की फौज ने धड़ाधड़ मॉर्टर बरसाने शुरू कर दिए। घंटों तक गोलीबारी होती रही, जिसमें पाकिस्तान के 17 लोग जख्मी हुए और 6 की मौत हो गई, जबकि अफगानिस्तान का एक सैनिक मारा गया। हालांकि दोनों सरकारों के बीच हुई बातचीत के बाद गोलीबारी थम गई, लेकिन विवाद का कोई अंत नहीं हुआ। पिछले करीब 6 महीने से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, जिनमें सीमा विवाद अकेला कारण नहीं है। मेरठ में तारों में फंसी चील को बचाना दमकल कर्मियों को उस वक्त भारी पड़ गया जब चील को बचाने के चक्कर में दमकल कर्मी खुद 40 फीट की ऊंचाई पर जा फंसे। घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आईजी ऑफिस के पास की है। वहां दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि पेड़ पर एक चील फंस गई है, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और चील के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। इस दौरान दमकल विभाग की हाईटेक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उस पर चढ़े दमकल कर्मियों की शामत आ गई। 2 से 3 दमकल कर्मी 40 फीट की ऊंचाई पर काफी देर तक फंसे रहे।
सूचना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की टीम अपने कर्मचारियों को नीचे उतारने के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दी। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों को सकुशल नीचे उतारा गया और चील का भी रेस्क्यू किया गया। तो राजस्थान के भरतपुर में हनुमान की मूर्ति उखाड़ने के मुद्दे पर कुछ लोगों ने थाने के बाहर हंगामा किया। बताया गया कि एक इलाके में कुछ लोगों ने हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस रात के अंधेरे में वो मूर्ति उखाड़कर थाने ले गई, जिस पर भड़के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। उनके साथ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने थाने में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दलील दी कि जिस जगह मूर्ति रखी गई थी वो मजार की जमीन थी। इसके बारे में प्रशासन से रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जता रहे लोग शांत नहीं हुए और काफी देर तक उन्होंने थाने के बाहर हंगामा किया। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद बयान के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह में पन्ना पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। दमोह में पन्ना पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजा पटेरिया ने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। ये घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपनी बात रखी। साथ ही भारत ने चीन को सख्त लहजे में कहा कि बॉर्डर के इलाके में इस तरह से शांति भंग करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि चीन की सेना इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है। अरुणाचल के अलावा लद्दाख में भी कई बार वो भारतीय सेना को झड़प के लिए उकसाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार चीन को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुकी है, जब अरुणाचल में ही तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन पर खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की ये घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे। यानी ये झड़प ऐसे वक्त में हुई जब खबर है कि चीन LAC के पास कंस्ट्रक्शन तेज कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि वीडियो में चीन के LAC के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत हैं, जिसने LAC के पास चीन की बड़ी साजिश की पोल खोल दी। सूत्र बता रहे हैं कि ये वीडियो LAC के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें नजर आईं। इसके अलावा सेना के कुछ लोग भी वहां काम करते दिखे थे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बसे अंजौ जिले के लोगों ने दावा किया कि वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसे चीन की सेना ने करवाया। इधर भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। सेना ने बताया कि तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास चीन अपने यहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है, लेकिन सेना ने दावा किया कि चीन से निपटने में भारत भी पीछे नहीं है और भारत भी लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन LAC के पास लगातार सड़कें बना रहा है, रेल लाइनें बिछा रहा है और तो और 5G मोबाइल टावर भी इंस्टॉल करने में लगा है। यानी चीन का जोर जबरदस्त कनेक्टिविटी पर है, ताकि सीमा पर अपनी सेना की मूवमेंट तेजी से कराकर वो फिर भारत के साथ नया विवाद खड़ा कर सके। चीन LAC के पास कई गांव भी बना चुका है, लेकिन भारतीय सेना ने भरोसा दिया कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और उसकी हर साजिश से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है,
जो हर पल मुस्तैद रहती है। एविएशन ब्रिगेड के फॉरवर्ड बेस ने एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके जरिए चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जाती है। इसके अलावा जरा सी गड़बड़ का पता चलते ही तमाम टुकड़ियों को अलर्ट पहुंचाना भी इसी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है। वायुसेना के सबसे उपयोगी हेलीकॉप्टर भी LAC के पास हर पल उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि हालात या मौसम कैसे भी हो, सेना को LAC तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। यानी चीन ने अगर गलत हरकत की तो फौज मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं चूकेगी। इसीलिए सड़कें और सुरंग बनाने से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं पर BRO एक साथ काम कर रही है। अरुणाचल में फौज की ये तैयारी इसलिए है क्योंकि LAC के दूसरी तरफ तिब्बत में चीन की हलचल तेज होने की सूचना सेना के पास है। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में चीन ने इसी रास्ते से भारत में एंट्री की थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं से पुलिस का मदद वाला चेहरा दिखाई दिया। नाले में गिरी एक बुजुर्ग महिला की पुलिस वालों ने जान बचाई, फिर उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया। बुजुर्ग महिला अपने घर जा रही थी, तभी पुलिस लाइन के सामने उनका पैर फिसल गया और वो नाले में गिर गई। घटना की जानकारी पुलिस वालों को मिलते ही वो मदद के लिए दौड़ पड़े। पहले नाले के अंदर सीढ़ी लगाई गई, फिर एक पुलिस वाला नीचे उतरा और बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ियों के सहारे सुरक्षित ऊपर निकाल लिया। महिला भीग चुकी थी, जिसके बाद गर्म पानी से उनके हाथ पैर धुलवाकर उन्हें दूसरी साड़ी मंगाकर दी गई। बाद में महिला को सरकारी गाड़ी से घर पहुंचा दिया गया। इधर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से हराने के बाद मोरक्को की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके खिलाड़ी का अपनी मां के साथ फील्ड पर ही जश्न मनाने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सोफियान बुफेल फैंस के सामने अपनी मां के साथ जमकर डांस करते दिखे। बाद में उन्होंने अपनी मां को गले से लगा लिया। पुर्तगाल को हराकर मोरक्को ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली और ऐसा करने वाला वो पहला अफ्रीकी देश बन गया। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में लड़कियों के बीच विवाद और मारपीट होने की घटना सामने आई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 लड़कियां और एक लड़का आपस में मारपीट करते दिखाई दिए। पूरी घटना महाकाल मंदिर के पास के हरसिद्धि चौराहे पर हुई। उस दौरान जमकर मारपीट की गई। वीडियो में 4 लड़कियां और एक लड़का आपस में भिड़ गए। इस बीच आपस में गाली गलौज भी हुआ। वीडियो सोमवार को सामने आया। इसमें इंदौर से महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आई 4 लड़कियां और 2 लड़कों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद हरसिद्धि मंदिर चौराहे के पास इस तरह मारपीट हुई कि लोगों की भीड़ लग गई। इस बीच एक आदमी ने मारपीट का वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसे भी लड़कियों ने अपशब्द बोले और मोबाइल छीन लिया। इस मामले में किसी ने भी महाकाल थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही GST विभाग की छापेमारी पर 72 घंटे की रोक लगा दी गई। पिछले 1 हफ्ते से चल रही GST विभाग की छापेमारी का कई जिलों में जोरदार विरोध भी हुआ, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने अगले 3 दिन तक छापेमारी की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। राज्य के कई कारोबारियों ने आरोप लगाया कि GST विभाग छापे के नाम पर उनको परेशान कर रहा है। सीरिया में अमेरिका ने खुफिया ऑपरेशन कर आतंकी संगठन IS यानी इस्लामिक स्टेट के 2 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया, जिसमें अमेरिकी फौज का साथ कुर्द लड़ाकों ने भी दिया। अमेरिका ने दावा किया कि रात में हुए एक हेलीकॉप्टर हमले में 2 आतंकियों को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले की सही लोकेशन अब तक नहीं बताई गई, पर यह दावा जरूर किया गया कि इस दौरान किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को जमानत दे दी, लेकिन वो 10 दिन तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई ने हाईकोर्ट से फैसले को चुनौती देने के लिए समय मांगा, जिसके बाद जमानत पर 10 दिन तक रोक लगा दी गई। अगर सीबीआई चाहे तो इन 10 दिनों में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। अनिल देशमुख पिछले साल नवंबर से जेल में हैं। उन्हें सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। पीटीआई के मुताबिक तवांग सेक्टर में झड़प के बाद भारतीय कमांडर ने चीनी कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की, जिसमें शांति बहाली को लेकर चर्चा की गई। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए थे। तो वहीं 9 दिसंबर को LAC पर हुई झड़प में घायल हुए 6 भारतीय सैनिकों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। तो दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है, शांति वार्ता, जिसके बाद दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो पीछे हट गए हैं। लेकिन 9 दिसंबर को चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि इसमें हमारे 6 सैनिक घायल हुए हैं, जो फिलहाल गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती हैं।
खबर है कि चुनाव हारने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो देश में तख्ता पलट की तैयारी में हैं। आरोप है कि उन्होंने इसके लिए सेना को उकसाने की कोशिश भी की ताकि वो देश की सत्ता एक बार फिर अपने हाथ में ले सकें। खबर है कि बोल्सोनारो ने अपनी सेना को बगावत करने के लिए उकसाया, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें हराने वाले लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील भी की। ब्राजील में 4 महीने पहले राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे, जिनमें बोल्सोनारो की हार हो गई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव के नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया और अब वो सेना के जरिए एक बार फिर ब्राजील की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश में है। हालांकि ब्राजील के मीडिया का दावा है कि बोल्सोनारो ने सीधे सीधे तख्ता पलट की अपील नहीं की, लेकिन सैनिकों से अपनी छावनियों के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देने की बात जरूर कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान श्री अरबिंदो के सम्मान में एक विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें देश भर से श्री अरबिंदो के अनुयायी शामिल होंगे। इस बीच पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें चोरी करने के आरोप में एक आदमी को ट्रक के आगे बांधकर घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो आदमी ट्रक के आगे रस्सी से